Hello students, our today's topic is zero order reaction. यहाँ अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। प्रीवियस क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। मॉलिक्युलरिटी जो है ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। मतलब एक्सपेरिमेंट करके उनके जो ऑब्जर्वेशन होंगे उसके बेस पे हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब रिएक्शन की रेट उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, तो इनके लिए मैं जो पॉइंट बताता हूँ उन पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें इनको डिस्क्राइब करना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो है डेफिनेशन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले हम इसके बारे में जो भी आता है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट फिर हम इसका करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। कोई भी रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं उन पॉइंट्स को हम लेकर पूरा इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक कॉमन रिएक्शन है R gives P, R for reactant and P for product। एक जनरल रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है, इसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इस रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये डेफिनेशन यही थी, the rate of reaction is proportional to the zero power of concentration of reactant। ये जो ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये जीरो पावर इसकी रिएक्टेंट की हो गई। तो इसलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने इस इक्वेशन को लिखा है। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जो मैं पॉइंट बताया उसमें सेकंड पॉइंट आ जाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए रेट जो है इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगी dr/dt, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होती थी या नेगेटिव साइन लगेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा k एंड r की पावर जो होती है 0, तो 0 का मतलब हो जाएगा 1। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1 से, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो लास्ट रह जाएगी इक्वेशन इसमें dr/dt इज इक्वल टू k। इसका करना हमें डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेटेड बाय ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, dr इज इक्वल टू -k dt। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसी वजह से मैं लगा देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू -kt प्लस i। यहाँ जो i है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। Here i is a constant
इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू आई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एट टाइम t जब रिएक्शन स्टार्ट होती है एट t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो टाइम 0 पर जो रिएक्टर की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, R इज इक्वल टू R0। तो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। Replace the value in equation 1। तो इक्वेशन 1 में तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये r की जगह पर हो जाएगा R0 इज इक्वल टू माइनस KT प्लस I की जगह पर I है, अब t की जगह क्या होगा, जो t है इसकी जगह हमने टाइम रखा है 0, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके और 0 हो जाएगा और I की वैल्यू हो जाएगी R0 के इक्वल। I इक्वल हो गया R0। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जहां I है उस I की जगह पर मैं लिख देता हूं R0, तो नई इक्वेशन तो बनेगी R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। तो इसको मैं ये इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं। सेकेंड इक्वेशन ट्रांसपोज करेंगे इसको इक्वेशन को, तो कंसंट्रेशन वाली जो है उन सारी यूनिट्स को एक तो ले लेता हूं मैं वन साइड में और बाकी वाली अदर साइड, जैसे माइनस KT इसको मैंने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं तो ये नेगेटिव का साइन हट जाएगा, KT इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा R0 माइनस R K इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T। ये जो आपके सामने इक्वेशन आई है, ये जो फॉर्मूला आया है इक्वेशन नंबर थर्ड, इसी इक्वेशन थर्ड इज ए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Here equation third is a integrated rate equation for zero order reaction। ठीक है, फिर नंबर थर्ड जो पॉइंट मैंने आपको बताया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब यहाँ जो के है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर जो न्यूमरेटर में है कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन में से कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कंसंट्रेशन ही होगा। ऐसा नहीं कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन माइनस हो गया जीरो आ जाएगा, जीरो नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू भी एक कंसंट्रेशन ही होगी और कंसंट्रेशन की जो यूनिट है अपॉन नीचे आ जाएगा टाइम की यूनिट। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लेता हूं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगी, यहाँ K इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब इनकी यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर एंड टाइम की जो होगी सेकेंड। इस तरह से इसकी यूनिट जो बन जाएगी
यूनिट फॉर के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर। 1, 2 और 3 पॉइंट हो चुके हैं। नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट मीन्स ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके लिए, तो कैसे करेंगे? इक्वेशन जो थर्ड आई है यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग आर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस KT प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, इट्स फॉलो द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको ये फॉलो कर रही है। फॉलो कैसे कर रही है? देखो, अगर हम y एक्स पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं एट y एक्सिस, एट y एक्सिस क्या लेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एट x एक्सिस लेना है हमें टाइम, यानी कि t ये लेना है। तो m यहाँ पर तो m है, ये है स्लोप ऑफ कर्व एंड c इज इंटरसेप्ट। स्लोप ऑफ कर्व ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका माइनस के, नेगेटिव के, ये बन गया, क्योंकि इसमें वेरिएबल दो ही चीजें हैं, एक तो टाइम है वेरिएबल और दूसरा जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज होती है, बट इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट है इसके अंदर। यहाँ बाकी जो बच गया के खुद एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से अगला जो है सी जो है इंटरसेप्ट, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ये भी एक कांस्टेंट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका कर्व जो आएगा, ये कर्व कैसा होना चाहिए? ये एक मैंने बताया आपको, एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है? टाइम, ये टाइम ले लिया t, और y एक्सिस पे हमें क्या लेना है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इन दोनों के अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगेंस्ट टाइम। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ जो आएगा, इसका जो कर्व होगा वो इस तरह से अप तो डाउन नेगेटिव स्लोप हो जाएगा इसका। और नेगेटिव स्लोप क्यों आया? देखो आप, जब t इक्वल टू 0 हो, टाइम 0 है, ये टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम जब 0 हो तो t इक्वल टू 0 कर दे आप, तो 0 करने पर ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0, r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? r0 के इक्वल, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ मैं आपको बताया, ये इंटरसेप्ट है इनिशियल कंसंट्रेशन हाईएस्ट, ये जो r इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी इसकी? r0 के इक्वल, ठीक है ना। ये इंटरसेप्ट है, तो r0 है, ये इंटरसेप्ट है। क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन r0 के इक्वल है, एंड इसका जो स्लोप है, ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव में है, क्योंकि ये ग्राफ नीचे जा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव में है तो माइनस के इसका स्लोप है। इस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होता है। यस, अब बात करते हैं आगे हाफ लाइफ पीरियड की। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड। जनरली स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं हाफ लाइफ का मतलब
जो कंप्लीट जो रिएक्शन होती है उस कंप्लीट होने में जो उसको टाइम लगता है उसका हाफ, तो कंप्लीट रिएक्शन का हाफ नहीं होता है। यानी कि जो आप ले रहे हैं वो उसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, ये हाफ लाइफ पीरियड जो है वो क्या है कि जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ होने में जो टाइम लगता है वो उसका हाफ लाइफ पीरियड है। अब इसके लिए हमें देखना है कि हाफ लाइफ पीरियड किस पे डिपेंड करता है, उसको डिपेंडेंस को पता करना है कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए हम इसको चेक करते हैं। तो आप सब जानते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। We know for zero order reaction K is equal to R0 minus R upon T। तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करनी है, तो T is equal to हो जाएगा R0 minus R upon T, concentration of initial concentration minus T, concentration of reactant at T time upon time, सॉरी यहाँ हो जाएगा K आ जाएगा, यहाँ T यहाँ आ गया तो K नीचे आ जाएगा। अब at T इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग at T हाफ, जब T हाफ है तो at T हाफ R इज इक्वल टू R में क्या हो जाएगा हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन R0/2। तो इसकी वैल्यू अपन पुट करते हैं, ठीक है। तो नाउ T हाफ इज इक्वल टू R0 माइनस R0/2 अपॉन K अपॉन K। अब R0 माइनस R0/2 है, इसमें से इसको अपन माइनस करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर ये कॉमन आ गया, R0 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/2। तो 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा 1/2, इसको अपन कॉमन ले लिया था, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल अपॉन 2 और K पहले से था, तो T हाफ यहाँ जो आया है T हाफ इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड जो है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो उसके साथ इस फॉर्मूले में आ रहा है, तो इस पे डिपेंड करता है। अब आप सब जानते हैं यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट है को अपन प्रोपोर्शनल के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो ये इसके T हाफ की जो वैल्यू है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, मींस डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पर। जैसे एग्जांपल लेके बताऊं मैं आपको कि इनिशियल में अपने मान लो एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट की वैल्यू, रिएक्टेंट जो है उसकी क्वांटिटी 100 ग्राम है, 100 ग्राम को हाफ होने में 10 सेकेंड लगते हैं। 10 सेकेंड में वो 100 ग्राम जो है वो 50 ग्राम रह जाता है, उसको हाफ होने में 10 सेकेंड लगते हैं। अब मान लो उसकी क्वांटिटी का आपने 500 ग्राम कर दिया, ठीक है, मतलब 5 टाइम्स किया था, तो जो लगने वाला टाइम है वो भी 5 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि अब उसको 250 ग्राम होने में तो 500 ग्राम है, उसको रिड्यूस होकर और 250 ग्राम होने में जो टाइम लगता है वो जो पहले लग रहा था उसका 5 टाइम्स होगा। यानी पहले 10 सेकेंड में हाफ हो रहा था, अब 5 टाइम्स यानी कि 50 सेकेंड में वो हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है हाफ लाइफ पीरियड। अब इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट आ रहा था इसका एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो एग्जांपल है उसमें फर्स्ट
ले लेते हैं हम। ज्यादातर इसमें वो एग्जाम्पल होंगे जो मेटल की सरफेस पे जो रिएक्शन होती है, ठीक है, जिससे मेटल कैटलिस्ट होते हैं, डीकम्पोजिशन होता है मेटल सरफेस पर, वो रिएक्शन इसमें आती है। डीकम्पोजिशन ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गोल्ड। तो गोल्ड की सरफेस के ऊपर अगर हम इसको HI को लेके और फिर तो हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज होगा, गैसियस रिएक्शन है ये, ठीक है। तो H2 प्लस I2 ये बनता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो एग्जांपल है उसमें फर्स्ट एग्जांपल मैंने जो आपके सामने लिया है यहाँ पर, डीकम्पोजिशन ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल गोल्ड। तो गोल्ड मेटल की सरफेस पर जो रिएक्शन होती है तब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो इसके लिए जो रेट का फॉर्म रखेंगे अपन, रेट इज इक्वल टू K एंड HI इसकी पावर हो जाएगी 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 0, बट मॉलिक्यूलरिटी कितनी है इसमें, आपको कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में वो है 2। तो 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। बट क्योंकि HI की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड नहीं करती है रिएक्शन, तो इसकी पावर हो जाएगी 0। और एग्जांपल लेते हैं इसमें, सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस एट हॉट सरफेस और प्लेटिनम मेटल। NH3 अमोनिया है ये, इसका डीकम्पोजिशन होता है प्लेटिनम सरफेस पर, हॉट सरफेस है ये, गर्म किया इसको, और तो ये N2 प्लस H2 गैस ये बनती है। तो ये भी गैसेस रिएक्शन है। तो ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए रेट जो हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू NH3 की पावर 0। तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे आप 2 है। और एग्जांपल लेना है इसमें, थर्ड एग्जांपल, बहुत से एग्जांपल है। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, जैसे ये CH4 प्लस Cl2, ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में 11th के अंदर, CH3Cl प्लस HCl बनता है। आगे चेन रिएक्शन चलती रहती है। तो ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड करती है, इन दोनों की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो इससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो रिएक्शन आगे स्टार्ट होगा। आप इन दोनों को मिलाकर, दोनों गैस स्टेट में होते हैं, इन दोनों गैसेस को मिक्स करके एक रिएक्शन चैम्बर के अंदर, और फिर इनको आप रख दो छाया के अंदर इसको, तो देखेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। पर जैसे इसको लाइट मिलेगी, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इनकी कंसिस्टेंसी में डिपेंड नहीं करता है, इसको लाइट मिलेगी तो रिएक्शन होगी। तो इस तरह से ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है।